ओके, टॉपिक इज टोकन। टोकन क्या है? टोकन is the smallest element which are identified by the compiler। तो जावा में टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स टोकन्स एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिनको कंपाइलर ही आइडेंटिफाई या कंपाइलर ही समझ पाता है। अब टोकन्स है क्या? जैसे कि मैं लिखता हूं इफ। इफ क्या है? इफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी सेलेक्टिव स्टेटमेंट है। मतलब जब भी आपको डेटा को फिल्टर करना है तो आप इफ एल्स से आप फिल्टरेशन प्रोसेस कर पाओगे। तो इफ के बाद आप क्या लिखते हो? एल्स। तो एल्स भी क्या है? टोकन। इसको कौन समझ पा रहा है? कंपाइलर। ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो आप इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल एल्स इफ लगाते हो। ओके, ये मल्टीपल एल्स इफ ये भी क्या है? टोकन है। एल्स और इफ ये भी क्या है? टोकन है। लेकिन पाइथन में क्या होता है? एलिफ। जब इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो आप एलिफ का यूज करते हो। अब ये जो एलिफ है इसे जावा का कंपाइलर नहीं समझ पाएगा, बिकॉज ये जावा का टोकन नहीं है। तो टोकन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं और रिजर्व प्रोसेस है, वो ही क्या कहलाती है? टोकन्स। जैसे कि यहाँ पर जावा में बात करें तो डिवाइड ये कहलाएगा। ठीक है। लेकिन पाइथन में बात करें तो स्लैश और डबल स्लैश ये दोनों ही डिवाइड के लिए यूज होंगे। तो डबल स्लैश जावा में यूज नहीं होता फ्लोर डिवीजन के लिए। तो ये क्या है? टोकन है पाइथन का, लेकिन जावा का टोकन नहीं है। तो टोकन्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं जिसे कौन समझ पाता है? वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ पाती है। इस एलिफ को जावा नहीं समझ पाएगा, बिकॉज एलिफ जावा का टोकन नहीं है। तो कुछ रिजर्व वर्ड्स, कुछ ऑपरेटर्स, कुछ वैल्यूज, ये सारे क्या कहलाते हैं? टोकन्स। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, टोकन्स होते क्या है? अगर जावा के प्रोग्राम की बात करें तो जावा के प्रोग्राम में टोकन्स क्या है? तो आर टोकन्स आर क्लास नेम। क्लास का नाम एक टोकन हो सकता है। ठीक है। देन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी क्या हो सकते हैं? टोकन्स हो सकते हैं। लिटरल्स भी टोकन्स हो सकते हैं। या मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करके बताऊं कि टोकन्स हैं क्या। तो टोकन्स आर आइडेंटिफायर्स। टोकन्स आर ऑपरेटर्स। डेटा टाइप भी टोकन्स में आते हैं, डेटा टाइप्स। देन लिटरल्स भी टोकन्स में आते हैं। तो आइडेंटिफायर, डेटा टाइप, लिटरल, ऑपरेटर्स, ये क्या है? टोकन्स है। क्लियर? अच्छा, आप लोग अब बताइएगा इनमें से कौन सा टोकन आप लोगों को एक्चुअली पढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी शायद मैंने बताया हुआ था, या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं देखूंगा कि किसको ये पूरा टोकन समझना है। तो आप लोग चैट पे बता दीजिए, क्या टोकन को पूरा कंटिन्यू करें, होल टोकन लिख दीजिए, या कोई स्पेसिफिक टोकन का नाम बता दीजिए, उसे हम पढ़ें विद क्वेश्चंस। ओके, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, आप चैट बॉक्स का यूज करिए, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या टोकन्स में क्या क्या, कौन कौन से ऐसे टोकन है जो आपको नहीं आते, वो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स पे।
ओके, समझ गया मैं। सबसे पहले देखिएगा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? तो नेम इन जावा प्रोग्राम इज एन आइडेंटिफायर्स। जावा में जहां पर भी नाम होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। अब आइडेंटिफायर्स का काम क्या होता है? विच इज यूज टू which is used to identification purpose। हम उसको क्यों यूज करते हैं? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसे कि आपको घर में आपके एनरोलमेंट नंबर से नहीं बुलाते होंगे, आपके नाम से ही बुलाते होंगे। तो घर में आपकी पहचान तो आपके नाम से ही है। कॉलेज में भले आपको एनरोलमेंट नंबर से बुलाता होगा टीचर, लेकिन घर में एनरोलमेंट नंबर नहीं, घर में तो आपका क्या चलेगा? नाम। ओके। तो जावा के प्रोग्राम में जहां जहां नाम है वो सब क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। क्यों यूज किया जाता है इनको? आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। नाम है, नाम का मतलब आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम आपका नाम बुलाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम नाम से आपको कहते हैं। तो आइडेंटिफायर्स मतलब नाम। जावा के प्रोग्राम में जहां पर भी नाम दिखे। अब नाम क्या, कौन कौन से नाम? अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भी ये मैंने सीक्वेंस नहीं लिखा है, मैंने कैसे भी लिख दिया। तो कीवर्ड्स भी टोकन्स में आते हैं। ओके। तो आइडेंटिफायर्स आर क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, लेबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और भी बहुत सारे। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? क्लास का नाम आइडेंटिफायर है, किसी वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर है, किसी मेथड का नाम आइडेंटिफायर है, किसी लेबल का नाम आइडेंटिफायर है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या है? आइडेंटिफायर। क्योंकि आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? नेम। तो जावा के प्रोग्राम में जहां जहां नाम होगा वो क्या है? आइडेंटिफायर। जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम देखें, इस प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कौन कौन से हैं? आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं चेक करें। नाम, क्लास, और क्लास का नाम हमने क्या रखा? एबीसी। तो ये हमारी क्लास का क्या है? नाम। मेन क्या है? मेथड का नाम। स्ट्रिंग में एस कैपिटल दिखाई दे रहा है। तो जो जावा के जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग भी क्या है? यहाँ पर क्लास का नाम, प्री डिफाइंड क्लास का नाम है। क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ना, एआरजीएस क्या है? वेरिएबल का नाम। बाइट क्या है? ये तो डेटा टाइप है। बी क्या है? ये वेरिएबल का नाम। तो इस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर्स आपको दिखाई दिए? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल आइडेंटिफायर्स इन दिस प्रोग्राम क्या है? 5। ओके, 5 आइडेंटिफायर्स। एबीसी क्लास नेम है, मेन मेथड का नाम है, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास का नाम है, एआरजीएस वेरिएबल का नाम है, बी वेरिएबल का नाम। ओके। तो ये क्या है? आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब नेम। अब इसी के अपोजिट अगर बात करी जाए कि सर आपने जिनको चूज नहीं किया वो क्या है? जैसे कि क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, बाइट। सर ये क्या है? यही तो है टोकन्स। टोकन्स में भी कौन से? कीवर्ड। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। तो अभी मैंने एक और लिखवाया था ना बीच में, मैं भूल गया था टोकन्स में लिखना। तो ये क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा इजी वे। तो ये सब क्या है? कीवर्ड्स है।
कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स। तो जावा ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखा है, और रिजर्व क्यों? क्योंकि हर एक वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये सब क्या है? कीवर्ड्स। अच्छा, अगर आप ऐसा देख रहे हो, जितने भी ब्लैक कलर वाले हैं वो सब क्या है? आइडेंटिफायर। जैसे ABC ब्लैक कलर में, मेन, स्ट्रिंग, ARGSB, ये ब्लैक कलर में जो लिखे हैं वो क्या है? आइडेंटिफायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स इस प्रोग्राम में कितने हैं? 5। तो आइडेंटिफायर्स मतलब क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम, और भी बहुत सारे। लेकिन आइडेंटिफायर्स लिखने के लिए क्या आते हैं? रूल्स। बातों बातों में एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि सर ये टोकन्स कहाँ पर पूछे जाते हैं? टोकन्स के क्वेश्चन कहां पर होंगे? तो MCQ में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोकन्स के, प्लस कोडिंग में ये आपको इनडायरेक्टली यूज करना पड़ता है। मतलब आपको अगर ये रूल्स और ये सारे टोकन्स अगर आपको बहुत अच्छे से आ गए तो आप कोडिंग में इनका यूज कर सकते हो, यानी कि कोडिंग बिना इनके तो कोडिंग होगी नहीं, आप मान के चलिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, इंटरव्यू में इसके डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब भूला भटके कभी आ भी जाए तो वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करवा दूंगा। जो हम MCQ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही ये बता दूंगा। कोडिंग बिना इसके तो कोडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो कोडिंग मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे होगा। रूल्स की बात करते हैं। रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर मतलब नाम को लिखने के लिए वी कैन यूज टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर, कैपिटल A से कैपिटल Z, कैपिटल A to Z में ऐसा लिख देता हूँ, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 नंबर, अंडरस्कोर एंड डॉलर। आइडेंटिफायर यानी कि नाम लिखने के लिए हमें इतनी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, मतलब इन्हीं का यूज करके आप नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी बताता जाऊं। जैसे एक मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 बोल देते हैं इसको, इंट a इक्वल टू 10। ऐसा हमने लिखा इंट a इक्वल टू, तो a ये क्या है? वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल के नाम में a आ रहा है। यस। नेक्स्ट, नेम, इंट नेम इक्वल टू 10। हालांकि इंट में कोई नेम होगा नहीं, लेकिन वेरिएबल का नाम रख दिया हमने नेम। तो नेम मतलब इसका यूज हुआ है A to Z। नेम, कैपिटल NAME, ये क्या है? कैपिटल वैल्यू और स्मॉल वैल्यू से मिलकर बना नेम 10। तो यहां पर वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने? नेम 10। ठीक है, मतलब नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नेम $10। तो ये वेरिएबल का नाम है, डॉलर भी आपने इसमें यूज किया। अंडरस्कोर नेम $10, ये पूरा क्या है? नाम। तो आपने सभी मिक्स करके आपने कैरेक्टर्स लिख दिया, एक नाम बना दिया। तो ये क्या है? आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम, आपने नाम लिखा, तो आप इन कैरेक्टर्स का यूज करके कोई नाम बना सकते हो। लेकिन आइडेंटिफायर्स डस नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। आइडेंटिफायर को डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल 2, इंट 1 टेम्प इक्वल टू 100। ये क्या है? इनवैलिड। इनवैलिड बिकॉज 1 टेम्प किसी डिजिट से हम आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, ये इनवैलिड है। नंबर 3, थर्ड रूल क्या है कि सर आइडेंटिफायर कितना बड़ा हम लिख सकते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए किसी नाम को लिखने के लिए? नो लिमिट इन लेंथ, कोई लिमिट नहीं होगी, नो लिमिट इन लेंथ। जैसे कि एग्जांपल 3, इंट टेम्प टेम्प सॉरी टेम्प 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 इक्वल टू 100। आप कितना भी बड़ा
लिख सकते हो नाम। ये मैं वेरिएबल के एग्जांपल में बता रहा हूँ आज, हालांकि कहाँ पर अब क्लास के नाम, वेरिएबल, मेथड, लेबल, ऑब्जेक्ट के नाम में भी ये अप्लाई होगा। एग्जांपल के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। तो नाम कितना भी बड़ा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो लिमिट इन लेंथ। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होना चाहिए, या केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव का मतलब एग्जांपल 4 देखें। मैंने ऐसा लिखा, इंट temp इक्वल टू 100, इंट temp इक्वल टू 200, इंट temp इक्वल टू 300, इंट temp इक्वल टू 400। ओके, तो केस केस सेंसिटिव होता है। ये सारे टेम्प क्या है, डिफरेंट। ओके, एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ नंबर 5 रूल क्या हो सकता है, और किसी को कुछ आइडिया नंबर 5 के लिए? वी कांट यूज रिजर्व। हाँ, जावा पढ़नी है। वी कांट यूज रिजर्व वर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। हम आइडेंटिफायर्स में रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स मतलब कीवर्ड। थोड़ा ऊपर चलते हैं, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर मतलब नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लूप लगाते हो ना, फॉर लूप। तो मैंने लिखा ऐसे कि int फॉर इक्वल टू 100, तो ये अलाउड नहीं है, ये क्या है, इनवैलिड। इंट फॉर इक्वल टू 100, तो फॉर तो खुद एक रिजर्व वर्ड है जिसको हम लूप में यूज करते हैं, उसे आप आइडेंटिफायर मतलब नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। तो ये टोटल 5 रूल्स विद एग्जांपल मैंने आपको बताए। तो क्या आपको समझ में आया, यस और नो? आइडेंटिफायर जिसने चैट पे लिखा आइडेंटिफायर समझाइए। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक जैन फ्रॉम IT। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया है। एक्चुअली सीक्वेंस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिफायर के बाद आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट हमने कहाँ पर खत्म किया कि रिजर्व वर्ड्स आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई स्पेलिंग कोई मिस्टेक है तो आप उसको इग्नोर करिए, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार आप देख लो रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर नेक्स्ट हम कीवर्ड्स बताते हैं आपको, और कीवर्ड्स को कैसे याद रखना है वो हम सीखेंगे।
ओके, नाउ डन। नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, पॉइंट नंबर 1, keywords is is also known as reserve words। रिजर्व वर्ड्स मतलब जावा ने पहले से ही कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है और उनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइन है। जब पहले से डिफाइन है तो हम आइडेंटिफायर की तरह इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, ऑब्वियसली। तो सर कीवर्ड्स को और क्या बोलते हैं? तो कीवर्ड्स इज आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, जैसे जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया भी। नाउ नेक्स्ट, सर कितने कीवर्ड्स होते हैं जावा में? तो देयर आर 50 कीवर्ड्स इन जावा। जावा में टोटल कितने कीवर्ड्स है? 50 कीवर्ड्स है, 50 कीवर्ड है। तो सर 50 कीवर्ड है तो इन 50 कीवर्ड को हमें याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पर जैसे बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट इन जावा। तो आपको पता तो होना चाहिए कौन से कीवर्ड्स है या कौन से नहीं है। तो कम से कम उस नंबर को पक्का करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस तो हम परफॉर्म करें। तो 50 कीवर्ड्स हमें याद रखने पड़ेंगे। लेकिन 50 कीवर्ड्स कैसे याद रख सकते हैं? क्लास में हमारे यहाँ 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके जब आप क्लास पहला पहला दिन होता है क्लास का, तो 50 स्टूडेंट के नाम तो हमें याद होते नहीं है। महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं हमें उनको याद करने में, क्योंकि हम जब तक रिपीट नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कीवर्ड्स को भी याद करना सीख रहे हैं। लेकिन कीवर्ड्स को कैसे याद करेंगे? कैटेगरी बना के। तो यहाँ पर कैटेगरीज क्रिएट कर लेंगे। पहली कैटेगरी जिसमें हम लिखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, तो जावा में डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं? जावा के डेटा टाइप्स हम लिखते हैं सबसे पहले बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। ओके, तो टोटल कितने हो गए डेटा टाइप? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल डेटा टाइप कितने हुए? 8। अब हमें 42 और पता कर। तो दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आप लूपिंग, फिल्ट्रेशन, है ना, ब्रेक, कंटिन्यू का आप यूज करते हो, तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में क्या है? इफ, और इफ के साथ कौन? एल्स, स्विच। स्विच में क्या लगता है? केस। केस को रोकने के लिए ब्रेक, और कोई भी केस मैच नहीं हो तो डिफॉल्ट। फिर आते हैं लूप पे। तो लूप कौन कौन से हैं? व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल तो ऑलरेडी हो गया है, तो बचा क्या? डू। लूप को रोकना है तो ब्रेक, ऑलरेडी हमने लिख दिया है। और लूप को वापस चलाना है तो कंटिन्यू। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हुए? 10। अच्छा, और भी कुछ बचा है क्या इसमें? अगर आप कुछ बचा है तो एक बार आपको मेरे को बता दीजिएगा। इफ एल्स होता है। सर एल्स इफ। एल्स इफ नहीं होता ना बेटा, एल्स और इफ। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। स्विच होता है, स्विच में केस होता है, ब्रेक होता है, डिफॉल्ट होता है। वाइल, फॉर, डू वाइल। डू वाइल में वाइल हो गया है, टू बचा हुआ है, कंटिन्यू। ओके, टोटल 10 हो गए। नाउ थर्ड आते हैं। थर्ड है क्लास लेवल के। क्लास लेवल के कीवर्ड्स कौन कौन से? तो क्लास लेवल के मतलब क्लास पे अप्लाई होने वाले क्लास। एक तो क्लास खोदे, क्योंकि अपन ये बनाते हैं क्लास, और फिर क्लास का नाम, तो क्लास तो खुद एक कीवर्ड है। क्लास हुआ। एक क्लास किसी दूसरे क्लास से एक्सटेंड हो रही है तो एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स। देन इंटरफेस। क्लास की तरह क्या है? इंटरफेस। थोड़ा सा चेंजेस है उसमें, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इंटरफेस, तो इंटरफेस को कोई क्लास क्या करती है? इम्प्लीमेंट्स।
ठीक है। इम्प्लीमेंट्स, क्लास कहाँ रखी रहती है, तो किसी पैकेज में, तो पैकेज भी क्या है, कीवर्ड। पैकेज को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। तो ये क्लास लेवल के कीवर्ड्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4। अच्छा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कीवर्ड कितने हैं, 6। ऑब्जेक्ट लेवल के, ऑब्जेक्ट लेवल के इसमें मेरे को एक चैट आया, क्लास लेवल पे रिपीट कर दीजिए बेटा। क्लास लेवल के मतलब क्लास पे अप्लाई होने वाले, कोई क्लास किसी दूसरी क्लास से क्या होती है, एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होगा। इंटरफेस, इंटरफेस क्या कर जो कोई क्लास है वो इंटरफेस के मेथड को क्या करती है, इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस और इम्प्लीमेंट्स। पैकेज कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, ये कीवर्ड्स हैं। अब ये एक्चुअल में दिमाग में कब बैठेंगे, जब इनके बारे में हम सीखेंगे। अभी आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लेवल के मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से कीवर्ड काम करते हैं, न्यू, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू, क्योंकि हीप में मेमोरी एलोकेट करनी होती है। देन दिस, करंट क्लास ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, दिस। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, सुपर। ऑब्जेक्ट है या नहीं ये पता करना है तो इंस्टेंस ऑफ। ठीक है जी। नंबर 5, नंबर 5 है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स है, ट्राई, ट्राई में एक्सेप्शन आया तो कौन हैंडल करेगा, कैच। एक्सेप्शन हैंडल हो चाहे ना हो, फाइनली ब्लॉक, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड तो फाइनली। देन ट्राई, कैच, फाइनली। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो कराना है तो थ्रोस। एक्सेप्शन को किसी दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है हैंडल करने के लिए तो थ्रोस। तो टोटल कितने हैं इसमें, 5। काउंट कर लेना अभी और कितने बचे। ऑब्जेक्ट लेवल कितने हुए थे, 1 2 3 4। ओके, नाउ नेक्स्ट, नए कीवर्ड जो जावा 5 के बाद इंट्रोड्यूस हुए, वो नए कीवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। नए कीवर्ड्स के इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी। नंबर 6, न्यू कीवर्ड्स। तो न्यू कौन कौन से हैं, एनम, असर्ट, एनम और असर्ट। कितने, 2। नंबर 7, नंबर 7 पे हम आते हैं। तो नंबर 7 पे क्या होगा, ओल्ड, या जो यूज नहीं है, अनयूज्ड, जिसको प्रोग्रामर यूज नहीं करते, वो कौन से हैं, तो गो टू। C++ वाले बहुत यूज करते हैं, जावा वाले यूज नहीं करते गो टू, क्योंकि गो टू का काम कौन कर जाता है, स्विच। नेक्स्ट, और क्या है, कॉन्स्ट, कांस्टेंट करने के लिए कॉन्स्ट, तो कांस्टेंट की जगह ये क्या आ जाता है, फाइनल। ओके, तो फाइनल अभी हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने अनयूज्ड, 2। नंबर 8, नंबर 8 की बात करें तो वो है रिटर्न, या मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, क्लास लेवल हो गया था, ऑब्जेक्ट लेवल हो गया था, मेथड लेवल, मेथड पर अप्लाई होने वाले। तो मेथड कुछ रिटर्न करता है तो अपन क्या लिखते हैं, रिटर्न कीवर्ड। देन वॉइड, तो आप ये मत बोलना वॉइड डेटा टाइप है, वॉइड रिटर्न टाइप है, जो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो वॉइड भी क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, डेटा टाइप में नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट, नंबर 9, नंबर 9 है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, सिंक्रोनाइज्ड, वॉलेटाइल, नेटिव, और क्या हो सकते हैं, ट्रांजेंट,
और क्या हो सकता है? सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट एफपी, स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट सर। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट तो क्लास में आ जाएगा, यहाँ पर लिख दें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेवल पे, क्योंकि किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो ये इसको बढ़ा के मैं कितना कर दूं, 7। एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेवल पे डाल दिया, क्योंकि किसी क्लास को ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं ना। ओके, इसके अलावा कुछ है क्या और कुछ आपको याद आ रहा हो? मैं भूल गया हूँ, आपको याद आ गया हो? सर हो गए 50। हो गए 50? अच्छा, आपने गिन लिए यस क्या? सर। हो गए यस भाई सर। साहब 50। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल हो गए 10। तो टोटल 50 हो गए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना अपने लेवल पे। तो ये कीवर्ड्स है। अब कीवर्ड्स हमको कैसे याद होंगे? जब हम उनकी कैटेगरीज बना देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे डेटा टाइप पढ़ रहे हो, तो डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप हमें पढ़ने हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में कितने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, किसको पढ़ना है। क्लास पर कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट पर कौन से डेटा टाइप बोल रहा हूँ कि क्लास पर कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट पर कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा तो कौन से कीवर्ड्स यूज होंगे। नए कौन से हैं जिनको हमें अलग से पढ़ना होगा। मेथड पे कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं और मॉडिफायर्स कौन से हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो ये चीजें हमें पढ़नी होगी। तो जब हम कैटेगराइज कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए। तो हालांकि यहाँ पर मुझे चैट में किसी एक का भी ये नहीं दिखा कि सर कीवर्ड 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 भी बताइए। मतलब कीवर्ड में आप कॉन्फिडेंट थे कि सर कीवर्ड तो हमें, लेकिन कीवर्ड के क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं अभी बताया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल इन जावा। तो अगर ऐसा आ गया तो हमें पता होना चाहिए कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो इसको याद रखने के लिए कैटेगरीज आप बना लीजिएगा। अच्छा, आपके मन में अगर ऐसा चल रहा है कि सर ये ट्रू, फॉल्स, नल, ये तो सर आपने लिखा ही नहीं, तो क्या ये कीवर्ड्स है? तो नहीं, ये कीवर्ड्स नहीं है। इनको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। ये क्या है? वैल्यूज है। ओके, ट्रू, फॉल्स, नल, ये वैल्यूज होती हैं। आई थिंक क्लियर हो गया आपको कीवर्ड्स। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। डेटा टाइप किसी ने मेंशन किया क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डेटा टाइप लिटरल से आइडेंटिफायर हो गया हमारा, लिटरल से, लिटरल ऑपरेटर्स। ओके, तो अब एक बार मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि डेटा टाइप समझना है क्या किसी को? हाँ या ना, बस उतना बता दीजिए। ना है तो जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कीजिए। आप बैठे मत हो, आप तो टू वे कम्युनिकेशन रखो। आप जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो मुझे बहुत सारी चीजें और भी याद आ जाएंगी। आपको जो लगे डाउट तो आप बता दीजिए। ओके, डेटा टाइप के लिए नो है। नाउ नेक्स्ट आते हैं लिटरल्स। लिटरल्स, पॉइंट नंबर 1, लिटरल्स। लिटरल्स मतलब क्या होता है? अ कांस्टेंट वैल्यू which is assigned to the variable is known as literal। ये तो एक डेफिनेशन है लिटरल की। एक कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी वेरिएबल को हम असाइन करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज लिटरल। फॉर एग्जाम्पल, int a equal to 100।
इंट ए इक्वल टू 100, ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा। अब यहाँ पर लिटरल क्या है? क्या इंट एक लिटरल है, क्या ए एक लिटरल है, क्या इक्वल एक लिटरल है, या 100 एक लिटरल है, या सेमीकोलन एक लिटरल है? तो इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में पहचाने। सबसे पहले इंट लिखा हुआ है, तो इंट क्या है? डेटा टाइप। ए क्या है? अभी अभी हमने देखा था, कई एग्जांपल देखे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यह है वेरिएबल का नाम। इक्वल टू है असाइनमेंट, सॉरी हाँ, असाइनमेंट। ऑपरेटर। देन 100 है वैल्यू। वैल्यू बोलो या इसको बोलो डेटा, या इसी को बोलो आप लिटरल। सेमीकोलन इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पर जिसके ऊपर हमने फोकस रखा वो क्या है? 100। 100 क्या है? 100 वैल्यू बोलो या डेटा बोलो या लिटरल बोलो, जो किसी वेरिएबल को हमने असाइन किया है। ठीक है, तो 100 क्या है? लिटरल, जो ए वेरिएबल को हमने असाइन किया। तो अब सर इसमें पढ़ने की चीज क्या है? क्यों पढ़े हम इसे? लिटरल में ऐसा क्या है? ये तो वैल्यू है, और वैल्यू को पढ़ने की क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। अगर आप ओसीए का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बहुत जरूरी हो जाएगा लिटरल पढ़ना। नाउ लिटरल, कितने टाइप के लिटरल होते हैं? तो सॉरी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स। 4 टाइप के लिटरल्स होते हैं, जिसमें पहला है इंटीग्रल लिटरल, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, तीसरा कैरेक्टर लिटरल, एंड फोर्थ बुलियन लिटरल। टोटल 4 टाइप के लिटरल है: इंटीग्रल लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, बुलियन लिटरल। तो सर ये इंटीग्रल लिटरल क्या है? वो लिटरल मतलब क्या है? वैल्यू। समझ जाना बेटा, लिटरल मतलब वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। अब इंटीग्रल वैल्यू किस किस को असाइन की जा सकती है? बाइट को, शॉर्ट को, इंट को, और लॉन्ग को। तो इंटीग्रल लिटरल वो लिटरल्स कहलाते हैं जो डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग के लिए बनी। नेक्स्ट आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, मतलब वो वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू किसको असाइन करने के लिए? फ्लोट और डबल। तो फ्लोट और डबल पर ये डेटा टाइप है। ठीक है, आपने अभी स्किप करवाया है डेटा टाइप, तो आप ध्यान रखिए डेटा टाइप है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग पर अप्लाई होने वाले इंटीग्रल लिटरल कहलाते हैं। फ्लोट और डबल पर अप्लाई होने वाले फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहते हैं। कैर पर, कैरेक्टर पर अप्लाई होने वाले कैरेक्टर लिटरल, और बुलियन पर अप्लाई होने वाले बुलियन लिटरल। अब सर आते हैं, पहला एक एक करके हम इंफॉर्मेशन पढ़ते जाए। सबसे पहले इंटीग्रल लिटरल क्या है? वो वैल्यू जो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग को प्रोवाइड करी जाए, ऐसी वैल्यूज कहलाती है इंटीग्रल लिटरल। ओके, तो वी कैन असाइन prefix values to the to the variable। अब प्रीफिक्स वैल्यू क्या है? प्रिया कुमारी को क्या हुआ? आपको कुछ पूछना है क्या? देखिए, चैट का यूज तभी करिए जब मैंने बोला। चैट का यूज तभी करें जब मैं बोलूं आपको, अदरवाइज चैट का यूज ना करें। क्योंकि वो क्या है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि भाई मैं कुछ
उसमें क्या रिदम टूट जाती है। ठीक है, मैं आपको अगर डाउट होगा आप लिख के रखो, मैं लास्ट में आपसे पूछ भी लूंगा, वैसे मैंने कुछ मिस कर दिया है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसमें और क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपसे भी पूछूंगा। तो वी कैन असाइन प्रीफिक्स वैल्यू टू द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स को प्रीफिक्स वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब प्रीफिक्स वैल्यूज क्या होती है, आपने पढ़े होंगे नंबर सिस्टम। ओके, इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन कौन से? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। टोटल 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इनकी बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? 2 ही होते हैं, तो बेस वैल्यू कितनी है? 2। 2 नंबर होते हैं ना, 0 और 1, तो बेस कितना हुआ? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने होते हैं? 8। ओके, क्योंकि 0 से लेके 7। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने होते हैं? 10, 0 से लेके 9 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल मतलब 10, अभी लिखा हमने। हेक्सा मतलब 6, मतलब 6 और ऐड हो जाते हैं। अब कहां से कहां तक टोटल कितने होते हैं इसमें? 16। नाम से समझ में आ रहा है हेक्साडेसिमल। तो सर इनकी फेस वैल्यू क्या हो? 2 नंबर होते हैं, कौन कौन से? 0 से लेकर 1 तक। ऑक्टल में कितना? 0 से लेके 7। डेसिमल 0 से लेके 9। हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड ए टू एफ। ओके, अब आते हैं जिसके लिए हमने ये पूरा तामझाम बनाया है, प्रीफिक्स वैल्यूज हम दे सकते हैं। तो सर जावा प्रोग्रामिंग में प्रीफिक्स वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? तो भाई अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू आपको लिखनी है तो आपको लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स 0b। ऑक्टल नंबर में देना है तो 0। डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए 0x। ओके, फॉर एग्जांपल int a equal to 0b 100, int c equal to 0b, sorry, 0 48, int d equal to 48, int b equal to 0x 48। प्रीफिक्स वैल्यू मतलब हम ऐसा वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इंटीग्रल लिटल का, वी कैन असाइन प्रीफिक्स वैल्यू टू द वेरिएबल, वेरिएबल को हम प्रीफिक्स वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में वैल्यू आपको देनी है तो 0b आगे लगाइए, उसके बाद बाइनरी नंबर आप लिखिए। ठीक है, बाइनरी नंबर है जी ये 101, मैं 102 लिख दूंगा, यहां से भग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है? 0 से लेके 1 तक। ठीक है, सी 048। अब ये कैसे रीड होगा, कौन रीड करेगा, क्या होगा इसका, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 0b की बात करूं तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले वर्क करता है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या है? 0b 101। तो कंपाइलर कैसे रीड करेगा? कंपाइलर देखिएगा 0 लिखा है, अच्छा आगे क्या लिखा है? b, तो क्या मिल गया? 0b। जैसे ही 0b मिला तो कंपाइलर समझ जाएगा, क्या समझेगा? कि आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जो भी नंबर है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। सेम अगला चेक करें, मैं एक दो स्किप करके देता हूं। सब ये 0x को देख लेते हैं। 0x कंपाइलर ने इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या देखा? 0x। कंपाइलर समझ गया कि 0x के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो किस फॉर्म में होगा? हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होगा। ठीक है, आया समझ में? लेकिन सर
जो रिजल्ट है मैं इसी में आगे लिख देता हूं, बट द रिजल्ट इज ऑलवेज इन डेसिमल फॉर्म। लेकिन जो रिजल्ट है वो हमेशा आपको डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगा। आप इनपुट दे रहे हो इस फॉर्म में, लेकिन रिजल्ट हमेशा इस फॉर्म में ही मिलेगा। ये ध्यान रखें आप। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में इनको यूज करके बस आप इनको प्रिंट करा लीजिए। जैसे कि मैं एक अभी बता देता हूं आपको, 0B101, ये वाला उठा लेता हूं मैं, इसको यहां पर डाल देते हैं और प्रिंट करा देते हैं वैल्यू ऑफ ए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। सेव कर दिया। अब देखिए 0B आगे क्या लिखा है, 101। ठीक है, अब इस 101 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना होगा, 5, बिकॉज 1 2 4। ठीक है, कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 1 5। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। चेक करते हैं एक बार, CMD स्टोर कहाँ किया है मैंने, एक बार मैं चेक करूं। CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट CD IT ट्रेनिंग जावा C ABC डॉट जावा जावा ABC। देखिए भाई साहब कितना आया है, 5। मैंने इनपुट कैसा दिया, बाइनरी में, लेकिन रिजल्ट मुझे कैसा मिला, डेसिमल में। तो यही पॉइंट आपके लिए काम का है। We can assign prefix value to the variable, but the result is always in decimal form. रिजल्ट हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही आपको मिलेगा। ओके, अब आपको सेम क्या करना है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि बाकी सारे भी आपको कोई भी नंबर आप डालिए, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर डालिए, उसको प्रिंट करा के देखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ इंटीग्रल लिटरल। इंटीग्रल लिटरल का सेकंड पॉइंट, बाय डिफॉल्ट every integral literal is int type। ये जो है इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लो। बाय डिफॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल इज int type। बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल लिटरल मतलब इंटीग्रल वैल्यू int टाइप की ही मानी जाएगी। ओके, जैसे अगर इधर लिखे एग्जांपल के लिए, int a इक्वल टू 100, मैंने लिखा है यहाँ पर 100। तो सर ये 100 क्या है, कैसे कोई बता पाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले वर्क करेगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन होगा। तो सर यहाँ पर 100 क्या है, तो 100 एक इंटीजर है। कैसे पता किया सर आपने, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल लिटरल किस टाइप का माना जाएगा, इंट टाइप का ही माना जाएगा। तो 100 क्या है, इंट। और ये इंट वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, ए में, और ए भी कैसा है, इंट। तो मैं कैसा लिख दूं, ब्रैकेट सॉरी एरो ऐसा लगा दूं, 100 इंटीजर है और स्टोर भी कहाँ हो रहा है, इंटीजर में। आपने 100 को इंटीजर क्यों बोला, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन सर अगर मैं ऐसा लिखूं, लॉन्ग बी इक्वल टू 100, तो पॉइंट ये भी अप्लाई होगा ना सर, बिल्कुल होगा। 100 ये एक वैल्यू है, लेकिन कैसी वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है, और बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या मानी जाएगी, इंट टाइप की मानी जाएगी। तो सर 100 क्या है, इंटीजर, और ये इंटीजर वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, लॉन्ग में। इंटीजर वैल्यू लॉन्ग में स्टोर हो रहा है। क्या ये अलाउड है सर, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि लॉन्ग का साइज कितना है, 8 बाइट, और इंट का साइज कितना होता है, 4 बाइट। तो 4 बाइट का डेटा 8 बाइट में स्टोर हो सकता है क्या, यस, 4 बाइट का डेटा 8 बाइट में स्टोर हो सकता है। किस वजह से स्टोर हो सकता है, कोई रीजन है क्या सर, बिल्कुल रीजन है, ITC। रीजन है ITC मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहां पर आएगा, डेटा टाइप
में, और जिसको आपने मना कर दिया कि सर डेटा टाइप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो सर बाय डिफॉल्ट तो इंट टाइप की होती है, लेकिन मुझे लॉन्ग वैल्यू ही लॉन्ग में स्टोर करवानी है, तो कोई तरीका है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन असाइन लॉन्ग टाइप वैल्यू बाय यूजिंग सफिक्स कैपिटल एल और स्मॉल एल। हमें लॉन्ग टाइप की वैल्यू बनानी है, तो हम वैल्यू में क्या असाइन कर दे? कैपिटल एल या स्मॉल एल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है लॉन्ग ए इक्वल टू 100। अगर इसको पढ़े हम तो 100 क्या है? एक इंट वैल्यू जो कहाँ स्टोर हो रही है? लॉन्ग में। हम बोल रहे हैं कि हम लॉन्ग वैल्यू ही लॉन्ग में स्टोर करवाएं, तो कैसे स्टोर करवा सकते हैं? तो बाय यूजिंग कैपिटल एल और स्मॉल एल सफिक्स लगा के। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, या मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ और नेक्स्ट वाले में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लगा दिया सफिक्स कैपिटल एल। तो 100L, तो ये इंटीजर वैल्यू नहीं बनी, ये क्या बन चुकी है? लॉन्ग वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग वैल्यू लॉन्ग में ही स्टोर हो रही है। समझे? तो कैपिटल एल या स्मॉल एल लगा के आप लॉन्ग वैल्यू बना सकते हो। तो सर ऐसी फैसिलिटी क्या बाइट और शॉर्ट के भी पास है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इंटीजर वैल्यू होती है, लॉन्ग बनाने के लिए कैपिटल एल या स्मॉल एल सफिक्स में लगाइए। तो बाइट और शॉर्ट के लिए ऐसा कोई तरीका है सर बनाने का? तो इसका आंसर, वी कैनॉट असाइन, वी कैनॉट वी कैनॉट हैव एनी सफिक्स टू असाइन बाइट and short type value. It only use their range. ये सिर्फ अपने रेंज को ही यूज कर सकते हैं, इनके लिए कोई अलग से सफिक्स नहीं है। जैसे मैंने लिखा बाइट b इक्वल टू 127। क्या 127 बाइट की रेंज में है? यस। तो 127 क्या है? बाइट। और ये बाइट कहाँ स्टोर हो रहा है? बाइट में ही स्टोर हो रहा है, रेंज में है। लेकिन अगर मैं जैसे ही रेंज के बाहर कर देता हूं बाइट b इक्वल टू 128, तो 128 नॉट इन रेंज, तो 128 बाइट की रेंज में नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? इंट। और इंट क्या बाइट में स्टोर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइट कितना साइज है? 1 बाइट। और इंट का साइज कितना है? 4 बाइट। तो आप ही बताइए 4 बाइट का डेटा क्या 1 बाइट में स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो रेंज के अंदर है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही रेंज के बाहर गई वैल्यू तो वो क्या बन जाती है? इंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट। शॉर्ट इक्वल टू, शॉर्ट एस कर देते, शॉर्ट एस इक्वल टू 1489। क्या 1489 शॉर्ट की रेंज में है? यस। तो ये क्या माना जाएगा? शॉर्ट वैल्यू है। अब शॉर्ट वैल्यू क्या शॉर्ट में स्टोर हो रही है? यस सर, शॉर्ट वैल्यू शॉर्ट में स्टोर हो रही है, अलाउड है, वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा लिख दे शॉर्ट एस इक्वल टू 32768, तो 32768 नॉट इन रेंज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप, बिकॉज शॉर्ट की रेंज कितनी होती है? -32768 टू 32767। ओके, लेकिन ये +32768 तक जा रही है। अब जैसे ही रेंज के बाहर ये वैल्यू गई तो ये क्या बन गई? इंट। और इंट का साइज कितना होता है? 4 बाइट। तो 4 बाइट का डेटा क्या शॉर्ट में स्टोर हो पाएगा? शॉर्ट का साइज कितना होता है? 2। 4 बाइट का डेटा 2 बाइट में स्टोर हो पाएगा? नहीं। तो ये क्या है? इनवैलिड। रीजन भी मैं बता रहा हूँ, है ना, इनवैलिड है। जिसमें इनवैलिड नहीं लिखा मतलब वो वैलिड है। यहां पर भी अगर देखें तो यहाँ तो सब वैलिड दिख रहा है मेरे को। ओके, तो भाई इंटीग्रल लिटरल समझ में आया?
अब आपको समझ जाना चाहिए ये टॉपिक वैल्यूज का है, और वैल्यूज में भी हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो, जिसने लिटरल कमेंट किया था। अभी तो हमने एक ही लिटरल पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट लिटरल है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ठीक है, अब इतना नहीं पढ़ने की जरूरत हो गया, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के लिए फर्स्ट पॉइंट आते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज किसको प्रोवाइड करी जा सकती है? सिर्फ फ्लोट और डबल को। तो बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज डबल टाइप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज डबल टाइप। जैसे कि इंटीग्रल लिटरल में हेड कौन था? इंटीग्रल लिटरल का हेड कौन था? इंट। फ्लोटिंग पॉइंट का हेड कौन है? डबल। आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल डबल बी इक्वल टू 100.5। अब 100.5 क्या है? एक डबल वैल्यू। क्योंकि अभी अभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग 100.5 एक वैल्यू है, और वैल्यू कैसी है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानी जानी चाहिए? डबल। तो 100.5 क्या है? डबल। और ये डबल वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है? डबल में ही स्टोर हो रही है। तो डबल वैल्यू डबल में स्टोर हो रही है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। डबल का साइज कितना होता है? 8। और इस वैल्यू का भी साइज कितना होगा? 8 ही होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2। तो सर बाय डिफॉल्ट वैल्यू डबल कहलाएगी, तो फ्लोट बनाने के लिए क्या करें? यहाँ पर वी कैन असाइन फ्लोट वैल्यू बाय यूजिंग सफिक्स कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। तो अगर हमें फ्लोट वैल्यू असाइन करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? सफिक्स लगा देंगे, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ। जैसे कि इंट, सॉरी, फ्लोट एफ इक्वल टू 100.5। क्या ये सही है? नहीं। 100.5 एक डबल वैल्यू है जिसका साइज कितना है? 8। और फ्लोट ये 100.5 डबल वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है? एफ में, और एफ कैसा है? फ्लोट। और फ्लोट का साइज कितना है? 4। तो भाई ये तो इनवैलिड हो गया। 8 बाइट का डेटा 4 बाइट में स्टोर होगा? नहीं हो पाएगा। ओके, बड़ा आदमी बच्चे का पजामा पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता। फ्लोट एफ इक्वल टू 100.5। अब 100.5 आगे सफिक्स क्या लगा दिया? एफ। तो 100.5 एफ, मतलब ये वैल्यू क्या बन गई? फ्लोट टाइप की। और फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर भी कहाँ हो रही है? फ्लोट में। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही है? फ्लोट में। तो क्या सर ये वैलिड है? बिल्कुल सर वैलिड है। अच्छा, आपको ये बताना है, अभी जल्दी से बताएगा। डबल डबल डी इक्वल टू 100.5 एफ, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? अच्छा, वैलिड है तो क्यों वैलिड है? इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है? सर छोटा साइज बड़े में हो सकता है असाइन, इसलिए वैलिड है। वेरी गुड बेटा। मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, एक्चुअली वो इक्वल है। अगर आप इसको एरर मत समझना। वेरी गुड, वेरी गुड। 100 एफ फ्लोट वैल्यू बन गई, जिसका साइज कितना है? 4। और ये स्टोर कहाँ हो रहा है? डबल में। और डबल का साइज कितना है? 8। तो 4 बाइट का डेटा क्या 8 बाइट में स्टोर हो पाएगा? बिल्कुल सर हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? बाय आईटीसी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। वेरी गुड वंदना ठाकुर।
इम्प्लिसिट कन्वर्जन, वेरी गुड। मैं ये देख रहा था बस क्या आप लोग सो तो नहीं गए? मैं तो आपको पढ़ाता भी जा रहा हूँ, खाना भी खाता जा रहा हूँ। और मेरे को तो टाइप भी करना पड़ रहा है, आप तो शायद बैठ के सिर्फ देख रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल मतलब कैर पर अप्लाई होने वाली वैल्यूज के बारे में। ओ वेरी गुड। कैरेक्टर लिटरल देखते हैं हम। कैरेक्टर लिटरल का पहला पॉइंट सीएल, मैं कैरेक्टर लिटरल को भी सीएल लिख रहा हूँ ना शॉर्ट में। कैरेक्टर लिटरल रिप्रेजेंट एज, कैरेक्टर लिटरल रिप्रेजेंट एज single character in a single quotes, सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट। ये क्या है? कैरेक्टर लिटरल। जैसे कि कैर एक्स इक्वल टू ए, क्या सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में है? यस सर, इट इज वैलिड। कैर एक्स इक्वल टू ए बी, तो ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। डेफिनेशन थी सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, यहाँ पर है डबल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, अलाउड नहीं है सर, ये है इनवैलिड। इन सॉरी, कैर एक्स इक्वल टू ए बी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी फेल हो चुका है। था डेफिनेशन सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, बट यहाँ पर सिंगल कोट है ही नहीं, ऊपर से यहाँ पर डबल कैरेक्टर। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोड। तो सिंगल कैरेक्टर तो है लेकिन विद इन अ सिंगल कोड नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? इनवैलिड। तो ये तो बहुत इजी है सर, ये तो इजी। अब आइए टफ पे, अब बताते हैं आपको। ये तो सर आता था हमें, आपने लिखवा दिया, थोड़ा और दुरुस्त कर दिया हमें। ओके, नंबर टू CL is also represent as integral literal। सर ये क्या लिख दिया आप? अगर आपको ध्यान हो तो कैरेक्टर का रेंज कहां से कहां तक होता है? कैरेक्टर का रेंज होता है माइनस तो होता नहीं है, 0 to 65535। ठीक है, अगर आप कैर डेटा टाइप की रेंज अगर देखोगे तो 0 से लेकर 65535। तो सर 0 से लेकर 65535, यहाँ तो सर हमें कोई कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, जो भी दिख रहे हैं वो नंबर्स है। और नंबर्स कोई डेसिमल प्लेस वाले नंबर है क्या? नहीं, विदाउट डेसिमल प्लेस वाले नंबर है। और विदाउट डेसिमल प्लेस वाले नंबर्स हम कहाँ यूज करते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। तो यहां पर एक लाइन आ गई कि कैरेक्टर लिटरल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज इंटीग्रल लिटरल बिकॉज इसकी रेंज आपने नंबर में लिखी है। बिल्कुल सही। यहां पर हम लिख सकते हैं कैर ए इक्वल टू या कैर एक्स इक्वल टू 65। क्या 65 इस कैर की रेंज में आता है? बिल्कुल सर आता है, 65 कैर की रेंज में है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, कैर एक्स इक्वल टू 65535। क्या सर ये वैलिड है? हाँ जी सर, ये भी वैलिड है बिकॉज 65535 इज इन द रेंज ऑफ कैरेक्टर। बिल्कुल सही, कैरेक्टर की रेंज में है, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर सर मैंने ऐसा लिखा कैर एक्स इक्वल टू 65536, क्या ये वैलिड है? तो यहां पर गलती हो जाएगी। कैसा? 65535 ये क्या है? एक नंबर। और कैसा नंबर है? इंटीग्रल नंबर। और इंटीग्रल नंबर 65535 है। और ये स्टोर कहाँ हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है कैर में, और कैर का साइज कितना होता है? 2 बाइट। अब आप ही बताइए, क्या 4 बाइट का डेटा 2 बाइट में स्टोर हो पाएगा? आउट ऑफ द रेंज चला गया तो वैल्यू क्या बन गई? इंटीग्रल। विद इन द रेंज था तो सही था, रेंज के बाहर गया तो वैल्यू क्या बन जाएगी? इंटीजर। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इनवैलिड। ऊपर वाले वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो फटाफट बताइए। यस सर। ओके,
तो कैरेक्टर लिटरल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज इंटीग्रल लिटरल, इंटीग्रल लिटरल की तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सही है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टर लिटरल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज, कौन सा है, कैरेक्टर लिटरल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज यूनिकोड। अब सर ये यूनिकोड, ये नई चिड़िया आई सर, यूनिकोड क्या है ये यूनिकोड? तो यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड का मतलब क्या है? जैसे कि आपने आस्की वैल्यूज पढ़ी थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहां पर क्या किया गया था, अमेरिका में बोला जाता है इंग्लिश, और मेनली शुरुआत में सभी के पास जो कीपैड था, कीबोर्ड में जो कीपैड होते हैं वो कैसे थे, इंग्लिश के। अब इंग्लिश के लिमिटेड कैरेक्टर्स थे और लिमिटेड कैरेक्टर्स को कुछ नंबर्स असाइन कर दिए थे। लेकिन आज की बात करें तो कई सारे कीपैड आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश भी है, चाइनीज भी है, रशियन भी है, जापानीज भी है, हिंदी भी आती है, तमिल, तेलुगु, ये वाले कीपैड भी आने लगे हैं। मतलब इतने सारे अब कीज हो गए हैं, तो इतनी सारी कीज को हम कैसे नंबर प्रोवाइड करें? तो वो कौन प्रोवाइड करता है? यूनिकोड। हाउ कैन बी असाइन, या कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूनिकोड को? तो यूनिकोड का सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। सिंगल कोट लिखना होता है, /u, और 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कैर x इक्वल टू सिंगल कोट /u, 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर। और अभी मैंने बताया था हेक्साडेसिमल नंबर कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भाई साहब? हेक्साडेसिमल 0 to 9 ASAF। ओके, 0065, क्या ये सही है? बिल्कुल सर, ये सही है। क्या y इक्वल टू /u, ए ए ए ए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। क्या z इक्वल टू /u, f, क्या ये सही है? बताइए। यस, वेरी गुड, वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो ये सब वैलिड है। सर तो कंक्लूजन तो बताइए। कंक्लूजन, कंक्लूजन ऐसा कि सर इंटीग्रल लिटरल और इसी को हम यूनिकोड में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल यूनिकोड, हमें रेंज पता है, तो मिनिमम रेंज कितनी है, या मिनिमम रेंज वैल्यू और मैक्सिमम रेंज वैल्यू। तो अगर इंटीग्रल की बात करें तो मिनिमम रेंज कितनी थी? 0, और मैक्सिमम 65535। और यूनिकोड में बात करें तो यूनिकोड में मिनिमम रेंज कैसे लिखेंगे? /u, 0000, और मैक्सिमम रेंज कैसे लिखेंगे? /u, f। इसके बाहर अगर जाता है यूनिकोड तो क्या मान लिया जाएगा? एरर। ओके, इसके बाहर गया तो एरर। चलिए, बातों बातों में एक चीज और मैं पूछता हूं आपसे, कैर x इक्वल टू 0x0065, क्या ये वैलिड है? या 0065 की जगह 065, क्या ये वैलिड है? हाँ या ना? नो सर। नहीं है, वैलिड नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये वैलिड नहीं है?
बाबा इंटीग्रल लिटरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, है ना। सीएल को मतलब कैरेक्टर लिटरल को इंटीग्रल लिटरल की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटीग्रल लिटरल को हम हेक्साडेसिमल की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस कैरेक्टर लिटरल को हम हेक्साडेसिमल की तरह लिख सकते हैं। तो वैलिड है ना भाई साहब, वैलिड है ना। आप क्यों इनवैलिड कह रहे हैं? ठीक है, वैलिड है भैया, वैलिड है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट आते हैं बुलियन लिटरल। इसमें ज्यादा आपको कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1, it consists only two values, true and false। तो इसके पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, तो इसके अलावा और कोई वैल्यू आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि बुलियन b इक्वल टू ट्रू और बुलियन b इक्वल टू फॉल्स। के पास दो ही वैल्यू है, डिसीजन मेकर का काम करता है ये ट्रू और फॉल्स, इसके पास दो ही वैल्यू। तो इस कंसिस्ट ओनली टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। इसी में पूरा इसका यही लिटरल है। और बाय डिफॉल्ट की बात करो तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। लेकिन वो भी कब, जब आप मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के क्लास वेरिएबल्स कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करोगे तब। अभी के लिए यही है, ओके। तो दो ही वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स, वेरिएबल को असाइन कर दीजिए। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया लिटरल्स। तो आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, और यहाँ पर आपको फिर एक्चुअल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी डे आफ्टर टुमारो। कल हमारा रहेगा डीएस।